वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर वंस, वेलकम टू ह्यूमैनिटीज़ हाइव। हमने स्टार्ट किया था क्लास 12 की कंपैरेटिव वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर 1 द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, जिसमें हमने टॉपिक्स कवर करे थे द सोवियत सिस्टम, सेकंड गोरबाचेव एंड देयर पॉलिसीज, थर्ड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, कॉजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। आज फिर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं हम, शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट रिजीम्स। इट मीन्स हमने क्या कहाँ तक पढ़ लिया था कि 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया है, यूएसएसआर कोलैप्स हो गया। अब वहाँ पर न्यू तरीके की गवर्नमेंट स्टैब्लिश करनी है। पहले कैसी गवर्नमेंट थी? कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, राइट। अब उसका ट्रांजिशन करना है किसमें? एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में करना है। तो कम्युनिस्ट से डेमोक्रेटिक की ओर जो ट्रांजिशन होना था, या सोशलिस्ट सिस्टम से जो कैपिटलिस्ट सिस्टम की ओर ट्रांजिशन होना था, ये ट्रांजिशन कोई इजी टास्क नहीं था। ये जो ट्रांजिशन हो रहा था बहुत ही पेनफुल प्रोसेस था, और इसी को शॉक थेरेपी कहा गया। क्लियर कि एक बार यहाँ के लोगों को या यहाँ की जनता को थोड़ा सा झटका लगेगा, लेकिन वो फिर तेज़ी से वो कंट्री तरक्की कर पाएगी। जैसे एक पेशेंट होता है, कई बार उसकी ऐसी कंडीशन हो जाती है कि डॉक्टर्स को उसे शॉक देना पड़ता है, और ये उम्मीद होती है कि उस शॉक के बाद वो शायद वो ठीक हो जाए। क्लियर, यही शॉक थेरेपी इसी तरीके से रियल में शॉक नहीं दिया गया, लेकिन जो ट्रांजिशन पीरियड था कम्युनिस्ट टू डेमोक्रेसी, सोशलिस्ट टू कैपिटलिज्म, इसी ट्रांजिशन को ही शॉक थेरेपी कहा गया। ये पेनफुल क्यों था? क्योंकि एक ड्रास्टिक चेंज था लोगों के लिए। जिस कंट्री में 70 ईयर्स तक एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट रही, सारे सेक्टर पब्लिक सेक्टर रहे, वहाँ पे एकदम से प्राइवेटाइजेशन की बात करी जाए, रातों रात पब्लिक सेक्टर को इंडिविजुअल पर्सन के हाथों बेच दिया जाए, लोगों को जो सब्सिडी दी जा रही थी उनको विड्रॉ कर दिया जाए, तो आप ये समझ सकते हैं कि वो ट्रांजिशन कितना पेनफुल था। क्लियर हो गया? चलो अब हम पढ़ते हैं। द कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म The collapse of communism was followed in most of these countries by a painful process of transition from an authoritarian socialist system to democratic capitalist system. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब शॉक थेरेपी का अगर क्वेश्चन आता है, आप इसी तरीके से डिफाइन करेंगे, और ये जो वर्ड्स हैं अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम टू डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम, इनको ज़रूर मेंशन करेंगे कि अथॉरिटेरियन से कैसी गवर्नमेंट लानी है? डेमोक्रेटिक लानी है। सोशलिस्ट सिस्टम से कैसा सिस्टम लाना है? कैपिटलिस्ट सिस्टम लाना है। क्लियर? द मॉडल ऑफ ट्रांजिशन in Russia, Central Asia and East Europe that was influenced by the World Bank and the IMF came to be known as shock therapy. और जब ये ट्रांजिशन हो रहा था रशिया में, चाहे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हो या ईस्ट यूरोपियन की जितनी कंट्रीज़ हो जहाँ पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, वहाँ उस मॉडल को, उस ट्रांजिशन को करने के लिए कौन हेल्प कर रहा था? वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इन कंट्रीज़ को लोन्स प्रोवाइड करती थी, इनको गाइड करती थी कि किस तरह से आपको अपनी कंट्री को डेवलप करना है और ट्रेड को फ्री ट्रेड में कन्वर्ट करना है। क्योंकि पहले तो यहाँ पे इन कंट्रीज़ का, ये जो रिपब्लिक से इनका पिन से कार जैसी चीज़ें, चाहे छोटी से छोटी चीज़ें हों या बड़े से बड़े प्रोडक्ट हों, उनका प्रोडक्शन ये खुद करते थे और अपनी कंट्रीज़ में उनका इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब ओपन मार्केट की बात करी गई, फ्री ट्रेड की बात करी गई। क्लियर कि आपको जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं उनको अपने डोर ओपन करने पड़ेंगे, ताकि वर्ल्ड की अदर कंट्रीज़ आएँ, यहाँ पे कंपनी इस्टेब्लिश करें और आपकी कंट्रीज़ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। Clear? Each of these countries was required to make a total shift to a capitalist economy. सब कंट्रीज़ का यही था कि वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में अपने आप को कन्वर्ट करना चाहती थी। कलेक्टिव फार्म्स वर टू बी रिप्लेस्ड बाय प्राइवेट फार्मिंग एंड कैपिटलिज्म इन एग्रीकल्चर। और जितने भी कलेक्टिव फार्म्स थे या एग्रीकल्चर थे या लैंड्स थी, उनको एक एक करके इंडिविजुअल पर्सन को ट्रांसफ़र कर दिया गया या बेच दिया गया। चलो आगे बढ़ते हैं। शॉक थेरेपी ऑल्सो इन्वॉल्व अ ड्रास्टिक चेंज इन द एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ दीज कंट्रीज।
देंगे, कंट्रीज़ ने अपने डोर ओपन कर लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए, अदर कंट्रीज से ट्रेड करने के लिए। तो एक्सटर्नल अफेयर्स में भी चेंजेस आया, अदर कंट्रीज से रिलेशंस में चेंजेस आए, एंड द फ्री ट्रेड रिजीम एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वर टू बी द मेन इंजन्स ऑफ चेंज। और फ्री ट्रेड और एफडीआई ये मेन इंजन थे ट्रांजिशन के लिए। कौन से ट्रांजिशन के लिए? कम्युनिस्ट टू डेमोक्रेसी गवर्नमेंट एंड socialist to capitalist system. This also involved openness to foreign investment. East state from Soviet bloc was now linked directly to the West, क्योंकि अब फ्री ट्रेड हो रहा था, एक्सटर्नल अफेयर्स बदल चुके थे, सब कंट्रीज़ ने अपने डोर ओपन करे थे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए। तो अब वो कंट्रीज़ डायरेक्टली लिंक हो गए वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ, और अब वेस्टर्न कंट्रीज जो थी वो लीड रोल प्ले कर रही थी और इन न्यूली बॉर्न कंट्रीज़ को गाइड भी कर रही थी कि किस तरीके से आपको डेवलपमेंट अपनी कंट्री का करना है। क्लियर? आई होप कि आपको शॉक थेरेपी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम कॉन्सिक्वेंसेस करते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शॉक थेरेपी, चेंजेस इन द इकोनॉमिक ऑर्डर। फर्स्ट, जब शॉक थेरेपी आई एकदम से ड्रास्टिक चेंज था तो इकोनॉमिक क्राइसिस तो आना ही था, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई भी बढ़नी थी, कोलैप्स ऑफ सोशल वेलफेयर स्कीम, जब पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट हो रहा है तो जितनी भी पब्लिक वेलफेयर स्कीम थी वो डिस्ट्रॉय करी गई, एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। पहले तो गवर्नमेंट बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी कर रही थी, कोई रिच एंड पुअर नहीं था, इक्वालिटी की बात करती थी, लेकिन अब जब एकदम से ट्रांजिशन किया गया तो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, और पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं शॉक थेरेपी के, वो भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए अब वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। First, economic crisis. The transformation of collective agriculture farms into private farms and bringing state industry under private sector was not an easy one. चाहे एग्रीकल्चर की बात हो, चाहे इंडस्ट्रीज़ की बात हो, अब एक एक करके वो इंडिविजुअल पर्सन को बेची जा रही थी, ये कोई इजी टास्क नहीं था। इकोनॉमिक क्राइसिस का पीरियड था। द फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑफ प्रेसिडेंट येल्सिन एंड अदर हाई ऑफिशियल बॉट इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड एग्रीकल्चर फार्म्स डर्ट चीप। अब क्या हो रहा था, रातों रात पब्लिक सेक्टर का जो प्राइवेट सेक्टर में बेचा जा रहा था, तो ऐसे में क्या हुआ कि प्रेसिडेंट के जो रिलेटिव्स हैं या बड़े बड़े लीडर्स के जो फ्रेंड्स हैं, उनको बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ उन्होंने चीप रेट में ख़रीद ली, उनको बेच दी गई, और इसी को क्या कहा गया? लार्जेस्ट गैरेज sale in the history of the world. This was called the largest garage sale in the history of the world. बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे क्योंकि एकदम से ड्रास्टिक चेंज किया गया था। सेकंड, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। रशियन की जो करेंसी थी रूबल, उसकी वैल्यू बिल्कुल डाउन हो गई थी, एंड द रेट ऑफ इन्फ्लेशन वॉज सो हाई दैट पीपल लॉस्ट देयर सेविंग्स। लोगों ने अपनी सारी सेविंग्स खो दी क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी और लोगों को अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ तो पूरी करनी थी। गवर्नमेंट की तरफ से जो आपको बेसिक नेसेसिटीज पूरी हो रही थी वो तो विड्रॉ कर दी गई थी। थर्ड, कोलैप्स ऑफ सोशल वेलफेयर स्कीम। सोवियत यूनियन वॉज द फर्स्ट एवर कंट्री वेयर द सिटीजन हैड द राइट टू वर्क। सोवियत यूनियन पहला ऐसा कंट्री था जिसने राइट टू वर्क दिया। लोगों को सोशल वेलफेयर स्कीम प्रोवाइड करी जा रही थी, चाहे वो हेल्थ की हो, एजुकेशन की हो, या ओल्ड एज की हो, या सिकनेस की हो, बट द ओल्ड सिस्टम ऑफ सोशल वेलफेयर वॉज सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉयड। पूरी तरीके से उसे ख़त्म कर दिया गया था। द विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडाइज पुश्ड लार्ज सेक्शंस ऑफ द पीपल इनटू पॉवर्टी। और इसी गवर्नमेंट की सब्सिडी को विड्रॉल करने की वजह से समाज का बहुत बड़ा तबका गरीब होता चला गया। Fourth, economic disparities. The new economic order divided Russia between the haves and the haves-not. Privatization led to new disparities. Post-Soviet states, especially Russia, were divided between rich and poor regions. Economic disparities बहुत ज़्यादा हो गई थी क्योंकि जब तक गवर्नमेंट बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी कर रही थी तब तक रिच और पुअर में इतनी ज़्यादा डिस्पैरिटीज़ नहीं थी, लेकिन अब पब्लिक सेक्टर के प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट होने की वजह से सोसाइटी जो थी वो हैव्स और हैव नॉट्स में कन्वर्ट हो गई थी। एक जिनके पास सब कुछ और एक तबका ऐसा जिनके पास दो वक्त की रोटी भी नहीं है। इसके बाद पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी हुए शॉक थेरेपी के। पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। जब गवर्नमेंट बदली, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई, तो उसमें भी तो कुछ क्राइसिस हुए क्योंकि एकदम से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई, बहुत जल्दबाजी में कॉन्स्टिट्यूशन सब न्यूली कंट्रीज़ का बनाया गया। तो जो लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आने के बाद हमें ये फ्रीडम मिलेंगी, वो कहीं ना कहीं
वो फेल होती दिख रही थी। कैसे? देखिए, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन ग्रो स्लोली। जो भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी वहाँ पे डेमोक्रेसी धीरे धीरे बढ़ रहा था। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशिया न्यूली इंडिपेंडेंट सेंट्रल एशियन कंट्रीज कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान एंड अदर्स हैड बीन फ्रेम्ड इन अ हरी। काफ़ी जल्दबाजी में उनका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। इन ऑल दिस कंट्रीज द एग्जीक्यूटिव प्रेजिडेंट वॉज मेड मच मोर पावरफुल देन डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पार्लियामेंट। और जो एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट यहाँ के बने एक डेमोक्रेटिक कंट्री के कंपैरिजन वो कहीं ज़्यादा पावरफुल थे। द प्रेसिडेंट ऑफ तुर्कमेनिस्तान अपॉइंटेड themselves, for example, appointed themselves to power first for 10 years and then extended it for another 10 years. They allowed no dissent or opposition. यही देख लो आप, तुर्कमेनिस्तान के प्रेसिडेंट ने अपने आप को 10 साल के लिए सत्ता में खड़ा कर दिया और उसके बाद अपनी जो टाइम पीरियड था सत्ता को उसको आने वाले 10 सालों के लिए और बढ़ा दिया और किसी भी अपोजिशन को, किसी भी पार्टी को उसके अगेंस्ट खड़े होने का अधिकार नहीं था। Most of these economies, especially Russia, started reviving in 2010 years after their independence. The reason for the revival for most of their economies was the export of natural resources like oil, natural gas and mineral. रशिया जो कि एरिया में इतना बड़ी कंट्री है और जिसके पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, उसको भी अपने आप को रिवाइव करने में 10 ईयर लग गए। आई होप कि आपको शॉक थेरेपी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्या था शॉक थेरेपी? अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम से डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम की ओर जो ट्रांजिशन होना था, जो पेनफुल ट्रांजिशन हुआ था, वो ही शॉक थेरेपी था और जिसमें लीड रोल प्ले कर रही थी वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी ऑर्गेनाइजेशन। अगर कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो आफ्टर द 1991, ठीक है, जब पब्लिक सेक्टर का प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्जेशन हो रहा था, इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा आ गई थी, हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन हो गया था, कोलैप्स ऑफ सोशल वेलफेयर स्कीम्स हो गई थी एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा हो गई थी। पॉलिटिकल क्राइसिस भी हो गए थे क्योंकि सारी कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी लाने की बात कही गई थी, लेकिन इन सारी कंट्रीज़ का जो कॉन्स्टिट्यूशन था इतनी जल्दबाजी में बनाया गया कि अभी वहाँ पे डेमोक्रेसी पूरी तरीके से इस्टेब्लिश नहीं हुई थी। अभी उन्हें थोड़ा टाइम लगना था। लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस थी डेमोक्रेसी को लेकर अभी वो पूरी नहीं हो पा रही थी। क्लियर? आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम करेंगे न्यू एंटाइटीज़ इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जिसमें हम रशिया, बाल्टिक स्टेट्स और सेंट्रल एशियन स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, बाय।